Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In the previous lecture, we have studied and understood issues and challenges of animal husbandry and poultry. In this lecture, we will study and understand issues and challenges of dairy and fisheries. So let's start the topic with issues and challenges of dairy. See, in the previous lecture, we knew that there are favorable conditions for the development of animal husbandry and development of dairy in the rural areas, right? Rural areas, because the first thing is that we can say that there is easy availability of the labor which is required for the development of the dairy, right? And this labor is easily available in rural areas. Second, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि there is easily availability of the green fodder, right? Or as you know that green fodder is must required for the development of the animal husbandry and dairy. So these are the favorable conditions which are available in the rural areas, राइट इसके साथ ही अगर हम देखें तो तीसरा एक कारण और हो जाएगा जिस पर हमको फोकस करना चाहिए, और वो क्या है कि देयर इज अ ह्यूज डिसगाइज्ड, राइट, डिसगाइज्ड unemployment in rural areas because of the joint family and because of any other reasons. जो है फैमिली के 4-5 मेंबर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं, बट उनके एंगेजमेंट होने की वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, इसीलिए जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज प्रेवलेंट इन द रूरल एरियाज हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट वांट टू डिक्रीज दिस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. इसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसे जैसे जो सर्विस सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है विच इज़ इंक्रीजिंग, राइट, जो सर्विस सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में जो है हिस्सेदारी बढ़ रही है, वहीं एग्रीकल्चर की जो है वो डे बाय डे कम हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो फोकस नहीं की जा रही हैं, राइट. देयरफॉर टू डबल द फार्मर्स इनकम, right, dairy should be focused in rural areas as well as in the city areas, right. तो एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या फार्मर है उनकी जो है इनकम को डबल करने के लिए डेफिनेटली डेयरी शुड बी प्रमोटेड, और अगर हम डेयरी को प्रमोट करेंगे तो उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं जैसे इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर इन द रूरल एरियाज एंड इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रीन फॉडर, राइट, एंड एनिमल फीड इन द रूरल एरियाज. देयरफॉर इफ वी हैव टू पार्टिसिपेट, अगर हमें ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को ख़त्म करना है, इफ़ वी हैव टू डेवलप इन द रूरल एरियाज देन डेफिनेटली जो डेयरी है इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, राइट. अब इसके साथ ही हम एक चीज़ और यहाँ पर समझते हैं कि ये जो है एग्रीकल्चर के साथ में जो है डेयरी ये बेनिफिशियल हो जाता है. उसका कारण क्या है कि अगर हम एग्रीकल्चर देखें तो जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो 3 या 4 महीने का होता है, और उसमें से भी जो 3 या 4 महीने का क्रॉपिंग पैटर्न होता है, राइट, इसमें से भी अगर हम देखें तो जो फार्मर्स होते हैं वो मुश्किल से जब ड्यूरिंग द सोविंग सीजन होता है तो उसमें वो 15 से 20 दिन इंगेज होते हैं, और वहीं जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है तब वो क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, राइट. तो इन दोनों के अलावा जो बाकी का टाइम रहता है वो फार्मर्स जो हैं वो उनके पास में काफ़ी इजी टाइम होता है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हम यहाँ पर जो है डेयरी उसको इंक्रीज करते हैं, राइट. सो डेफिनेटली यहाँ पर एक तो जो किसान है वो अपने फ्री टाइम में डेयरी को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से, राइट, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है, राइट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मिल्क हो जाएगा या फिर मीट हो जाएगा या इन द फॉर्म ऑफ
एनी अदर एनिमल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, तो उनकी न्यूट्रिएंट्स डिमांड भी फुलफिल होगी, उनका फ्री टाइम है वह भी यूटिलाइज हो जाएगा, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनकी जो है इनकम वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर देयर शुड बी अ क्लियर कट स्ट्रेटजी टू डेवलप द डेयरी इन द रूरल एरियाज एज वेल एज इन द सिटी एरियाज, राइट। अब अगर हम यहाँ पर डेयरी के लिए जो इश्यूज हैं, डेयरी के इश्यूज की अगर हम बात करें तो डेयरी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, राइट। सबसे पहले अगर हम देखें कि इफ द प्रॉपर डेयरी इंडस्ट्री हैज टू बी इंस्टॉल्ड देन डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, राइट। क्योंकि यहाँ पर डेयरी के लिए कम से कम आपके पास में जो है 4 से 5 या नंबर ऑफ द जो है काउस है या बफोलोज हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर जैसे हमने कहा कि अगर टोटल एनिमल्स की संख्या 20 है और इजीली अगर जो 20 एनिमल परचेज करने के लिए जो कॉस्ट है वो 20,000 है, सो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, राइट। सो देयरफॉर द ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द डेयरी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी, जैसे टीन शेड हो जाएगा या फिर कुल मिलाकर एक ऐसा जो है हाउस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जहां पर उन पशुओं को आसानी से सीजनल जो है हार्श कंडीशंस है जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है या फिर जो है कोल्ड ठंड है, उनसे उनको बचाया जा सके, राइट। और तीसरा और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशंस जो है देयर शुड बी अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, राइट। क्योंकि अगर हम देखें इफ़ अगर 12 बजे तक जो भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है अगर उसकी सप्लाई नियर बाई सिटीज़ में या किसी भी मिल्क प्लांट में नहीं की गई तो वो 10 से 12 घंटे के बाद में क्या होगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। विच मीन्स दैट मॉर्निंग टाइम में 8 से 9 बजे तक जो कुछ जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, राइट, उसको नियर बाई प्लांट में या नियर बाई सिटी में सप्लाई करना बहुत ही क्या हो जाएगा, रिक्वायर हो जाएगा। और फोर्थ थिंग यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर हमको इसको कमर्शियल वायबल बनाना है सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है गुड क्वालिटी ब्रीड है या गुड ब्रीड्स हैं जो कि जिनकी जो है दूध देने की क्षमता अधिक है उन एनिमल्स को प्रमोट करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंडिजीनियस, राइट, इंडिजीनियस और एक तरीके से जो क्रॉस ब्रीड है दीज शुड बी प्रमोटेड इन द रूरल एरियाज और इन द सिटीज एरियाज। और पांचवा यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं या जो डेयरी मैनेजर हैं दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ मार्केटिंग हो जाएगा, इसीलिए वो नियर बाई सिटी में किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को या फिर किसी शॉप वाले को एक तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो जो है वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मार्केटिंग जो है फैसिलिटीज़ हैं उसकी वजह से वो अपनी जितनी भी प्रोड्यूस हुई है उसको जो है सप्लाई नहीं कर पाते हैं, राइट। सो दीज आर द इश्यूज ऑफ द डेयरी। नाउ वी विल सी चैलेंजेस ऑफ डेयरी, राइट। सो यहाँ पर ये हमारे सिलेबस में मेंशन है इसलिए आप ध्यान रखें ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, राइट, या 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है, राइट। बेसिक जानकारी है जिसको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेयरी, वी विल सी वन बाय वन। द फर्स्ट इज देयर इज अ ह्यूज, राइट, देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, राइट। इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए ग्रीन फॉडर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जो लेबर होता है वो भी इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए कम से कम ये है कि 8 से 10 महीने के लिए जो एनिमल है उनको फीड कराने के लिए ग्रीन फॉडर की या लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में जो है वो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। उसका एक कारण भी और है कि अगर हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की तो वहाँ पर जो है वो कमर्शियल डेयरी होती है, राइट, बहुत ही लार्ज संख्या में, राइट, 200-300 जो है वो एनिमल्स आर
वो उनको एक साथ जो है मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर, एट लार्ज लेवल पर 200-300 जो है एनिमल्स, उनको एक साथ जो है वो डेयरी में रखा जाता है और फिर मशीनों की मदद से जो है वो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। बट भारत में जो है हमारे यहाँ पर जो है कि मैक्सिमम 30-40 या 50 से 60 जो है एनिमल्स के साथ में जो है डेयरी को किया जाता है, जिससे जो कॉस्टिंग होती है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहला हो जाएगा ह्यूज कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश एंड इन इंडिया आल्सो। दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स और मैनी इश्यूज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन सिटीज़ एरियाज, क्योंकि जो नियर बाई सिटीज़ हैं वहाँ पर मिल्क की जो डिमांड होती है वो डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है, बट देयर इज़ अ लैक ऑफ ग्रीन फॉडर इन सिटी एरिया, राइट। और उसके साथ ही सिटी एरिया में जो लेबर होता है वह भी बहुत महंगा होता है, इसीलिए टू प्रोड्यूस पर लीटर मिल्क इन सिटी एरियाज जो है उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर डेयरी रूरल एरियाज़ में है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और डेयरी का सेटअप यदि सिटी एरिया में है तो वहाँ पर जो है कि मिल्क की डिमांड तो ज़्यादा है परंतु देयर इज़ अ लैक ऑफ ग्रीन फॉडर, राइट। और उसके साथ ही जो लेबर है वो भी क्या होता है, कॉस्टली होता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन भी क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि जो लार्ज नंबर ऑफ जो है यूजलेस एनिमल्स हो जाते हैं, राइट। या डेयरी के बाय प्रोडक्ट में लार्ज नंबर ऑफ यूजलेस एनिमल्स होते हैं, राइट। जैसे अगर बछड़ा है या फिर जो गाय है वो अगर उसकी एज हो चुकी है तो उसके बाद में जब, जैसे हमने कहा कि भाई जब तक गाय या जो बफेलो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही तब तक तो वो यूज़फुल होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम भी होता है कि 4 से 5 महीने उन सभी एनिमल्स को जो है एक तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। और वहीं जो बछड़े होते हैं, काफ्स होते हैं, राइट, या ओल्ड काउस या ओल्ड बफोलेस हो जाएंगी, वो जो है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड दिस क्रिएट्स आल्सो मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे सिटी में जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, क्योंकि जब वो यूजलेस हो जाते हैं तो कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए या अपना जो है बचाव करने के लिए उनको फ्री छोड़ देते हैं, और उस वजह से वो आइदर इन सिटीज़ एरियाज़ में जो है वो ट्रैफिक की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और ग्रामीण एरिया की बात करें तो फिर जो है वो खेतों की फसल को भी वो नष्ट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड मिल्क मार्केट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हम देखें तो सिटीज़ में होटल्स हैं या फिर ढाबा हैं या कैफ़े हैं, वहाँ पर मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, बट देयर इज़ अ नो, एक तरीके से हम ये कहें कि प्रॉपर मार्केट नहीं है या प्रॉपर जो है वो मार्केटिंग स्किल्स नहीं है कि फार्मर्स जो है वो सीधा किसी होटल से या किसी रेस्टोरेंट से संपर्क कर सकें और उनको जो है मिल्क सप्लाई कर सके। तो यहाँ पर जो है मार्केट भी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए भी मिल्क प्रोडक्शन के बाद में जो है रेमुनरेटिव प्राइस जो है वो नहीं मिल पाता है। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमने पहले भी देखा है कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो जाएगा, क्योंकि इफ़ द मिल्क इज़ प्रोड्यूस इन द रूरल एरियाज एंड इफ़ दिस मिल्क which has been produced is unable to be transported within the 5 and 6 आवर्स, देन डेफिनेटली उसके बाद में ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और आप सपोज मान के चलिए कि अगर कितना भी मिल्क है, अगर वो किसी नियर बाई सिटीज़ में या किसी मिल्क प्लांट में नहीं पहुंचा तो पूरा का पूरा दूध क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो सीजनल सप्लाई होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो चारागाह होते हैं, राइट, वो सीजन टू सीजन, जैसे अगर हम ये कहें कि रेन सीजन की तो वहाँ पर जो ग्रीन फॉडर होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मिल्क सप्लाई जो है हमेशा अगर हम देखें तो वो जुलाई से लेकर यहाँ पर अक्टूबर सितंबर तक बहुत अच्छे से बढ़ती है, और वहीं समर सीजन पर जो है वो मिल्क सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके साथ ही हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट अ लार्ज लेवल बट देयर आर लैक ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। हमारे यहाँ पर मिल्क तो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो जाता है बट मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हम उसके जो है मिल्क प्रोडक्ट बनाने में उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि मिल्क से जो है कई प्रकार की स्वीट्स को जो है हम बना सकते हैं और इजीली हम उनको
आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिल्क से कर्ड हो जाएगा, बटर हो जाएगा, राइट, स्वीट्स हो जाएंगी, राइट, और कई प्रकार के जो है प्रोडक्ट्स, वो अगर उनकी डिमांड अगर बहुत अच्छे से हो जाए और अगर उसमें हमारे पास में वी आर टेक्निकली साउंड, सो डेफिनेटली हम मिल्क प्रोड्यूस जो है, मिल्क से बहुत ज़्यादा मिल्क जो आइटम्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। नाउ वी विल सी डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी इन एमपी, राइट। अगर मध्य प्रदेश में हम क्वांटिटी वाइज बात करें कि मध्य प्रदेश में कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है, सो अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2018 एंड 19, मध्य प्रदेश में जो है 1.47 थाउजेंड मीट्रिक टन इतना मिल्क प्रोड्यूस हुआ था एंड मध्य प्रदेश हैड थर्ड प्लेस इन इंडिया, राइट। तो ये 2018-19 की बात है। अगर हम यहाँ पर 2019-20 की बात करें, सो 2019-20 में मध्य प्रदेश में 1.71 थाउजेंड मीट्रिक टन्स मिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, सो द मैक्सिमम मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन मोरेना एंड श्योपुर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है कि डेयरी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर में पूछा जा सकता है। इसीलिए हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से देखेंगे कि विच पॉलिसीज, विच प्रोग्राम्स एंड विच प्रोग्राम्स हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट of Madhya Pradesh to development of the dairy, right? So we will see one by one the initiatives, policies and programs by Madhya Pradesh government. इसको हम क्रोनोलॉजी वाइज देखें तो आज से 40-50 साल पहले, राइट, जो मिल्क है, जो है मिल्क प्रोडक्शन है, ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है और मध्य प्रदेश में भी कन्वेंशनल मेथड से मिल्क प्रोड्यूस किया जाता था, राइट। परंतु अगर हम देखें कि जो पिछले 4 डिकेड्स है, राइट, या विद इन द स्पैन ऑफ 20-30 ईयर्स जो है, उस 30-40 सालों में ही जो है मिल्क प्रोड्यूसन में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। या एक तरीके से हम ये कहें कि जो डेयरी इंडस्ट्री है, द डेयरी इंडस्ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड इन कंट्री और इन मध्य प्रदेश सिंस 1970। अब उसका कारण क्या है कि हमारे जो है देश है, हमारे देश में डेयरी डेवलपमेंट के लिए जो है रिक्वायरमेंट बहुत ही आसानी से फुलफिल हो सकती हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि जो गुजरात मॉडल है, राइट, गुजरात मॉडल हम कहें कि अमूल जो मॉडल है वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि वो दूसरे राज्यों के लिए एक तरीके से प्रेरणा बन गया। तो मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो 1970 से ही मिल्क जो है प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन आनंद मॉडल, जो आनंद मॉडल या अमूल मॉडल पर आधारित जो कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये 1970 से मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया और तब से मध्य प्रदेश में डेयरी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, राइट। उसके बाद में अगर हम 1975 की बात करें, सो इन 1975 मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज फॉर्म्ड विद द फंडिंग जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। इसके बाद में 1975 से ही जो कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है उसको और अधिक तरीके से क्या किया गया, डेवलप किया गया, राइट। और बेसिकली अगर हम कहें कि जो डेयरी डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ है वो इसी कोऑपरेटिव मिल्क स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। तो जो कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है वो 1975 से ही मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम जो है डेयरी डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से हुआ है। और इसके साथ ही इसको और अधिक पेस मिला है ऑपरेशन फ्लड सेकेंड से। सो इन द ईयर 1980-81 ऑपरेशन फ्लड सेकेंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश एंड थ्रू द ऑपरेशन फ्लड सेकेंड प्रोग्राम जो है मध्य प्रदेश में जो है 4 मिल्क यूनियंस वर एस्टेब्लिश्ड, राइट, 4 मिल्क यूनियंस वर एस्टेब्लिश्ड
लाइक ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एंड सागर। और ये जो मिल्क यूनियन है ये कोऑपरेटिव जो है कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो ऑपरेशन फ्लड सेकेंड जो है प्रोग्राम है उसके अंडर ही 4 मिल्क यूनियन वर एस्टेब्लिश्ड इन 1980-81, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एंड सागर। इसके साथ ही जो मिल्क फेडरेशन सरकारी मर्यादित संघ था उसको रीनेम किया गया और उसका रीनेम हो गया मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। और ये जो है वो 5 रीजन्स में अब डिवाइडेड है, जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और क्या हो जाएगा उज्जैन। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, राइट, जबलपुर एंड क्या हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ ही जो ऑपरेशन फ्लड है उसके बाद में भी मध्य प्रदेश में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी गवर्नमेंट जो है वो एडिक्वेट असिस्टेंस भी दे रही है ताकि डेयरी जो है डेवलपमेंट हो सके। और इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज़। और जो कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज़ होती हैं वो एट जो है रूरल मतलब गांव लेवल पर, एट अ विलेज लेवल जो है कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज़ गांव लेवल पर जो है मिल्क को कलेक्ट करती हैं, राइट, फिर ट्रांसपोर्ट करके उनको सिटीज़ में लेके आती हैं या किसी प्लांट्स में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें टेक्निकल असिस्टेंस हो जाएगा, वो प्रोवाइड कराती हैं। तो एक तरीके से जो कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज़ हैं उन्होंने डेयरी डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। दूसरा हो जाएगा स्मॉल, मिनी और जो बिग प्लांट्स हैं जहां पर मिल्क को प्रोसेस करके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी स्थापना की जा रही है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फेयर प्राइसेस टू मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ सो दैट जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने मिल्क प्रोडक्शन का अच्छा प्राइस मिल सके। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है ताकि जो पर एनिमल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज की जा सके। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, जो ग्रीन फॉडर है या फिर जो मॉडर्न फॉडर है जिससे जो है मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, वह भी जो है फॉडर डेवलपमेंट या ग्रीन फॉडर जो है वो एनिमल्स के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके साथ ही जो है क्रेडिट फैसिलिटी सो दैट जो है फार्मर्स और जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं कुड इजीली टेक लोन एंड दे कुड परचेज जो एनिमल है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेयरी, वो परचेज कर सकें, राइट। इसके साथ ही 2-3 जो प्रोग्राम है विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इन मध्य प्रदेश, वी विल सी वन बाय वन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोऑपरेटिव डेयरी प्रोग्राम। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में और यूनिट सेकंड में भी बहुत अच्छे से बता दिया है कि जो अगर एक फार्मर है तो वो आसानी से अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट में सेल नहीं कर सकता है, या फिर जो बिचौलिए होते हैं, जमींदार्स होते हैं, वो औने पौने दाम पर जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीद लेते हैं। देयरफॉर एट नेशनल लेवल गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग, राइट, सहकारी विपणन। और यहाँ पर भी अगर हम देखें मिल्क प्रोडक्शन में भी जो कोऑपरेटिव डेयरी प्रोग्राम है उसने भी मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प की है। सो वी विल सी कोऑपरेटिव डेयरी प्रोग्राम, राइट। जो कोऑपरेटिव डेयरी प्रोग्राम है इट हैज़ बीन ऑपरेटेड, और जो है ये 41 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के उनमें ये ऑपरेटेड किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा ऑपरेट हो रहा है? स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा 41 जिलों में यह क्रियान्वित किया जा रहा है। और इससे 5 जो एफिलेटेड मिल्क यूनियन है वो इसी से रिलेटेड है, राइट। अब इसका अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका काम क्या है, राइट। अंडर दिस प्रोग्राम जो जितना भी मिल्क होता है, राइट, उसको ये कोऑपरेटिव डेयरी प्रोग्राम है उससे क्या किया जाता है,
कलेक्ट किया जाता है। तो एक तो ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने बताई है कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन मध्य प्रदेश। देयरफॉर अगर ग्रामीण क्षेत्रों पर ही अगर हम कलेक्शन सेंटर खोल दें तो आसानी से डेयरी डेवलपमेंट को एक नया पेस मिलेगा। सो एक तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो एट अ विलेज लेवल जो है वो मिल्क को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करने के साथ साथ जो है अच्छे दामों पर उस दूध को खरीदती हैं। और इसके साथ ही जो टेक्निकल इनपुट है, जैसे जो है एनिमल फीड हो जाएगा, या फिर डेयरी के जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं, या डेयरी की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, या ट्रेनिंग है, वो भी ये अवेलेबल कराता है, राइट। तो एक इन वन हैंड वी कैन से दैट इट कलेक्ट्स मिल्क थ्रू जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो कलेक्ट करती हैं मिल्क को, और इसके साथ ही रिम्यूनरेटिव प्राइस पर किसानों से मिल्क लिया जाता है और उनको दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स थ्रू दीज पॉइंट्स। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग मिल्क प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, राइट। तो जो जितने भी जो मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं उनसे मिल्क को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है एट अ रीजनेबल प्राइस हो जाएगा, और इन रिटर्न जो है उनको रिम्यूनरेटिव जो है प्राइस जो है या रीजनेबल प्राइस दिया जाता है। एक तरीके से ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा हो जाएगा कि जो नेसेसरी टेक्नोलॉजी इनपुट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे जानवरों को जो है एनिमल्स को फीड कराने के लिए जो मॉडर्न एनिमल फीड है वो ये अवेलेबल कराते हैं, राइट। इसके साथ ही जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है जिसको प्लांट में पास्चुराइज्ड किया जाता है उसको भी ये सिटीज़ में इजीली या रीजनेबल प्राइस पर सेल करते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों को भी अच्छी इनकम प्राप्त हो जाती है और सिटीज़ में जो लोग हैं वो इजीली प्राइस पर मिल्क भी प्राप्त कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन फ्लड सेकेंड है या फिर जो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनसे जिन जो एरिया छूट गए हैं वहाँ पर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा कोऑपरेटिव डेयरी को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट दिस स्कीम इज फॉर द इकोनॉमिकल बैकवर्ड एंड हिली डिस्ट्रिक्ट्स। सो जो भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं, राइट, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी डेयरी डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है उसको इस योजना के तहत प्रमोट किया जा रहा है, राइट। एंड दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, रीवा एंड सतना डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। और इसमें भी वही किया जाता है। अंडर दिस जो है प्रोग्राम जो है मिल्क प्रोड्यूसर से मिल्क को क्या किया जाएगा, एट विलेज लेवल कलेक्ट किया जाएगा और इन रिटर्न उनको रीजनेबल प्राइस उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही जो टेक्निकल इनपुट सर्विसेज हैं, राइट, एनिमल फीड हो जाएगा, एनिमल फॉडर हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, वो इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, राइट। और इसके साथ ही ये एक तरीके से ईयर राउंड जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी क्या करता है, जनरेट करता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड जो था डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था विच वाज एग्जीक्यूटेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड हिली डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है, ट्राइबल। इसका मतलब जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी बिल्कुल समान है। अंतर केवल क्या है कि इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द ट्राइबल एरियाज। सो this program has been implemented in the tribal areas, right, tribal areas, or we can say that the selected villages of 11 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। और वो कौन कौन से हैं, बैतूल है, बड़वानी है, खरगोन है, धार है, झाबुआ है, खंडवा हो जाएगा, छिंदवाड़ा हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, शहडोल, मंडला एंड सिवनी। सो दीज जो 11 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके सेलेक्टेड विलेजेस में इंटीग्रेटेड ट्राइबल जो डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर लागू किया जा रहा है।
और इसका भी मकसद वही है, एक तो इन क्षेत्रों में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, राइट, जो ट्राइबल फैमिलीज हैं उनके लिए एडिशनल जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और कैसे, जो लोग भी डेयरी कर रहे हैं उनसे रीजनेबल प्राइस पर जो है मिल्क को क्या करना, एक तरीके से कोऑपरेटिव जो डेयरी की जो फैसिलिटीज़ हैं, राइट, कलेक्शन ऑफ द मिल्क, राइट, और इन रिटर्न उनको रीजनेबल प्राइस देना, टेक्निकल इनपुट जो है वो प्रोवाइड कराना, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर टेक्निकल इनपुट सर्विसेज हो जाएगा। तो देखिए हमने जो कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखा था, तो कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही टेक्निकल इनपुट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द ऑल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको टेक्निकल इनपुट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो रिस्पेक्टिव जो है मिल्क यूनियन से जो कुछ भी जो है टेक्निकल इनपुट मिलता है इन सोसाइटीज़ को, ये उन्हीं पूरी की पूरी सर्विसेज को जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनको क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिल्क यूनियन सर्विसेज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये रीजनेबल प्राइसेस पर जो एनिमल फीड है वो इन मिल्क प्रोड्यूसर्स को क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। इसके साथ ही जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फैसिलिटी है वो भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि क्रॉस ब्रीडिंग या जो अच्छी नस्ल के एनिमल्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, राइट। इसके साथ ही जो एडवांस एनिमल हस्बेंड्री टेक्निक्स हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके साथ ही जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनको ट्रेनिंग्स भी दी जाती है, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मिल्क प्रोडक्शन को क्या करना, इंक्रीज करना, राइट। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एनिमल्स जो है बैलेंस्ड एनिमल बेस क्या हो जाएगा, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के साथ में तैयार करना। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, जो अच्छी नस्ल के एनिमल्स हैं उनको प्रमोट करना, राइट। इसके साथ ही जो टेक्निकल इनपुट सर्विसेज हैं, राइट, वो उपलब्ध कराना ताकि डेयरी डेवलपमेंट हो सके, राइट। नाउ वी विल सी इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ फिशरीज हो जाएगा, राइट। अब अगर हम देखें फिशरीज के बारे में, तो फिशरीज जो है कई कोस्टल एरिया, एक तो जो कोस्टल एरिया होते हैं, राइट, द कंट्री और द स्टेट विच इज हैविंग द कोस्टल एरियाज, सो डेफिनेटली वहाँ पर जो है फिशिंग को प्रमोट किया जाता है, राइट। और इससे भी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो इंक्रीज की जा सकती है, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है वो फिशिंग के माध्यम से अपना लाइवलीहुड जो है वो चला सकते हैं, राइट। तो या तो कोस्टल एरिया होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, वाटर बॉडी होना चाहिए। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सो मध्य प्रदेश इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट हो जाएगा, राइट। मध्य प्रदेश डज नॉट हैव अ कोस्टल प्लेन, राइट, और कोस्टल एरियाज, बट despite this condition Madhya Pradesh has maximum number of water bodies. You know that the maximum river flows and originated in Madhya Pradesh, therefore Madhya Pradesh is known as नदियों का मायका। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में रिवर्स भी हैं, मध्य प्रदेश में क्या है, पॉन्ड्स भी हैं, और मध्य प्रदेश में कई क्या हैं, वाटर बॉडीज हैं, जहाँ पर अगर टेक्निकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, सो डेफिनेटली फिशरीज कैन बी इम्प्रूव्ड इन आर मध्य प्रदेश, राइट। अब तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो फिशरीज है ये नॉट ओनली जो है ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा या एम्प्लॉयमेंट को क्या कराएगा, बढ़ाएगा। इसके साथ ही हमारी जो जीडीपी है इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर जीडीपी आल्सो, और इसके साथ ही मैंने बताया था कि अलोंग विथ द इनकम जो है ये न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि इससे जो है मीट जो है फिशरीज जो है वो न्यूट्रिशन के लिए भी क्या होते हैं, न्यूट्रिशन का बहुत एक अच्छा सोर्स होते हैं, राइट। और कई जो फिशेज होती हैं वो उनमें मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती है। तो
एक साथ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें अगर हम फिशरीज़ को प्रमोट करते हैं देन डेफिनेटली आर स्टेट में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जीडीपी में भी वृद्धि होगी, इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा और जो हमारा न्यूट्रिशन लेवल है एट द स्टेट लेवल वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। राइट, ये तो हो गई, यहाँ पर हमने चर्चा की अबाउट fisheries. Now we will see what are the challenges of fisheries in MP. So we will see challenges, issues and problems of the fisheries in MP. सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर lack of technology. राइट, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फिशरीज है कन्वेंशनल तरीके से फिश को पकड़ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए इसमें भी वी शुड हैव या मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर द फिशिंग। राइट, जैसे वेसल्स हो जाएगा, वोट हो जाएगा, वेसल्स हो जाएगा, वोट हो जाएगा, नेट हो जाएंगे, या जो मॉडर्न टेक्निक है वो अवेलेबल होना चाहिए, ओनली देन जो है वो फिशिंग कमर्शियल लेवल पर हम उसको ले जा पाएंगे। और अगर हमारे पास में जो मॉडर्न फिशिंग वेसल्स नहीं है, वोट्स नहीं है, मॉडर्न नेट्स नहीं है, सो हम यहाँ पर लार्ज लेवल पर जो है वो फिशिंग नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट इज लैक ऑफ modern technology like vessels, boats, nets, right, etc etc। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा lack of storage facility हो जाएगा। राइट, जब जो है मछलीज को पकड़ा जाता है तो तुरंत उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना चाहिए, अदरवाइज वो 2-3 दिन में ही क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और हमारे मध्य प्रदेश में चाहे हम जो है वो हॉर्टिकल्चर की बात करें, राइट, या फिर यहाँ पर हम फिशरीज की बात करें, या फिर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी देन डेफिनेटली जो जितने भी पेरिसेबल आइटम्स हैं, राइट, ये जिनकी सेल्फ लाइफ कम होती है उनको हम लार्ज लेवल पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ख़राब हो जाएंगी तो इकोनॉमिकली वो वाइबल नहीं होगा। देयरफॉर द लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी इज आल्सो अ बिगेस्ट चैलेंज हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा लैक ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हो जाएगी। इफ़ अगर जो है फ़िश को प्रोड्यूस किया जाए या फ़िश को जो है पकड़ा जाए, उसके बाद में उनसे पिकल के लिए या फिर जो जितने भी फ़िश प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, ऑयल बनाना या मीट के लिए उनको सप्लाई करना, उसके लिए प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी हमारे मध्य प्रदेश में कम है। नेक्स्ट हो जाएगा कि कोस्टल एरिया आर नॉट अवेलेबल इन द मध्य प्रदेश। राइट, और जो कोस्टल एरिया होते हैं तो उनमें जो होते हैं वो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं जिनमें इजीली फिशिंग को प्रमोट किया जा सकता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द रिवर्स, तो रिवर्स में जो है कि हम फिशिंग्स को प्रमोट तो कर सकते हैं, बट जो है रिवर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ की जाती हैं, उनका कल्चरल इम्पोर्टेंस भी होता है। राइट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिवर्स को यूज़ किया जाता है। देयरफॉर जो है फिशिंग के बहुत ही कम चांसेस बच पाते हैं। राइट, नेक्स्ट हो जाएगा एक्सपेंसिव, क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इफ़ यू सी अगर जैसे हम बात करते हैं केरला की, जैसे ये केरला हो जाएगा, अब अगर यहाँ पर फिशिंग की जाती है सो डेफिनेटली इट कैन बी जो है ट्रांसपोर्टेड टू पोर्ट, और पोर्ट से उसको सीधा हम जैसे अगर दूसरे देश की बात करें तो इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बट अगर हम देखें तो हमारा जो है मध्य प्रदेश, ये जैसे ये है, अब इधर से अगर हम हमारे मध्य प्रदेश से बाया ट्रांसपोर्ट उनको, और पहले भी मैंने बताया कि फिशिंग को अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो उनको जो प्रॉपर व्हीकल्स हैं, राइट, जिनमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है उसमें ही हम उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उनको कोस्टल एरिया तक लेके आना, फिर उनको एक्सपोर्ट करना, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। डेफिनेटली ये भी एक चैलेंजेस है। नेक्स्ट हो जाएगा देयर इज़ अ लेस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट सेक्टर। राइट, इसीलिए जो फिशिंग की जो है रिक्वायरमेंट है या फिशिंग के लिए जो कंडीशंस हैं वो मध्य प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है, और इसके साथ ही जो फिश सीड है वो भी मध्य प्रदेश में हाई क्वालिटी का नहीं है। नाउ वी विल सी फैक्ट रिलेटेड टू फिशरीज इन एमपी। राइट, तो फिशरीज के जो फैक्ट्स हैं या हम कह सकते हैं कि जो इश्यूज हैं वी विल सी। राइट, फिशरीज इन एमपी, एज आई टोल्ड यू दैट मध्य प्रदेश इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट, बट डिस्पाइट दिस मध्य प्रदेश हैज 4.08 lakh hectare
वाटर बॉडीज, राइट। और अगर हम देखें कि जो जितने भी लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं उनकी तुलना में मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट वाटर बॉडीज अमंग द लैंड लॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश के पास में वाटर बॉडीज जो है वो 4.08 लाख हेक्टेयर पर है, राइट। और मध्य प्रदेश में फिशरीज को प्रमोट करने के लिए एंड टू कंजर्व द लोकल फिश ब्रीड, जिसका नाम क्या है, महासीर, उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट फिश अनाउंस किया है इन 2013 हो जाएगा। अगर फिश प्रोडक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 0.96 लाख टन्स ऑफ फिश वाज प्रोड्यूस्ड, राइट। इसके साथ ही अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं 2019-20 की, तो कितना 2.01 लाख टन्स जो है वो फिश वाज प्रोड्यूस्ड इन द मध्य प्रदेश। इसके साथ ही फिशरीज को प्रमोट करने के लिए द स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2008, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश फर्स्ट फिश फीड प्लांट सेंटर जो है वो कहाँ पर है, क्योलारी ब्लॉक ऑफ सिवनी, राइट, इन सिवनी डिस्ट्रिक्ट। तो सिवनी के कोलारी ब्लॉक में जो है वो फर्स्ट फिश फीड प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसको नवंबर 1 1956 को ही भोपाल में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में फिशरीज को प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पर स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1979, राइट। और एक तरीके से जो फिश फार्मिंग है और जो फिश फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, राइट, और दूसरी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने के लिए स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ ही जो कलरफुल सेंटर है वो कहाँ पर है, खंडवा में है, राइट। और मध्य प्रदेश में जो स्पीसीज पाई जाती हैं फिश की वो कतला हो जाएंगी, रोहू हो जाएगा, मोगुल हो जाएगा, राइट, लेवियो हो जाएगा, कॉमन कार्प हो जाएगा। दीज आर द स्पीसीज या ब्रीड्स ऑफ क्या हो जाएंगी, फिश विच आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो कंडीशंस है वो भी हमने पढ़ लिए हैं, चैलेंजेस पढ़ लिए हैं। नाउ द सजेशंस टू इंक्रीज फिशरीज या फिश प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। सो सजेस्ट अब जो है एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है, एडवाइस। सो हियर आर द सजेशंस टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। फर्स्ट ये हो जाएगा कि प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक वेसल्स हो जाएगा, वोट हो जाएगा, सिप हो जाएगा या फिर नेट्स हो जाएंगे, दीज फैसिलिटीज शुड बी प्रमोटेड और प्रोवाइडेड टू जो जितने भी फिश फार्मर हैं या मछुआरे हैं उनको ये उपलब्ध करानी चाहिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी। सो इम्प्रूवमेंट एंड ऑगमेंटेशन ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ इन मध्य प्रदेश, ताकि जितनी भी फिश प्रोड्यूस की जा रही हैं उनको स्टोर किया जा सके और जो एक्सेसिव है क्वालिटी उसको प्रोसेस करके डिफरेंट फिश प्रोडक्ट्स जो है वो प्रूव किया जा सके। इसके साथ ही जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोई पॉन्ड है तो उसका बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए, रिवर का बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि फिशरीज़ को प्रमोट किया जा सके। फिर जो है गुड क्वालिटी जो फिश सीड्स हैं वो फिश फार्मर्स को अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फिश सीड होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर जो है कन्वेंशनल सीड होगा तो डेफिनेटली जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, कम होगी, और अगर अच्छा सीड होगा तो पर हेक्टेयर जो वाटर बॉडी है उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इसके साथ ही जो फिशरमैन है दे शुड बी ट्रेंड ऑफ, जैसे मॉडर्न जो जापान जैसे देशों की बात करें, जापान, साउथ कोरिया, दे हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर द फिशरीज, और वो डिफरेंट टाइप की जो है फिशेस को कैप्चर करते हैं, राइट, उसको प्रोसेस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे प्रदेश में भी जो है फिश फार्मर्स हैं, दे शुड बी ट्रेंड एंड आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ रेगुलर मार्केट, राइट, एंड प्रोवाइड, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि देयर शुड बी अ
प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी फॉर द फिशर फार्मर्स, क्योंकि अगर फिशरीज प्रोड्यूस भी हो जाती हैं तो उनका बेटर तरीके से जो है वो मार्केटिंग हमारे प्रदेश में नहीं हो पाती। इसके साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स एंड लॉन्च्ड मैनी पॉलिसीज़, या जो है कई संस्थाएं जो है मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं, तो उनको समझेंगे। जैसे एक तो बहुत फेमस हो जाएगी, जलदीप स्कीम हो जाएगी, वी विल सी इट। देन मध्य प्रदेश फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश फिशरीज फेडरेशन, इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके कार्य हैं। एट फर्स्ट वी विल सी द जलदीप स्कीम, राइट। जो जलदीप स्कीम है वो फिशरीज को प्रमोट करने के लिए वी कैन से दैट इज अ इम्पोर्टेंट स्कीम, और इस स्कीम के तहत जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अब जो फिश फार्मर्स होते हैं दे लिव अलोंग विद द कोस्टल एरिया और दे लिव अलोंग विद द वाटर बॉडीज, देयरफॉर उनकी जो फैमिलीज हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन की, हेल्थ की और अदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए गवर्नमेंट जो भी फॉर द जो जितनी भी सोशल वेलफेयर या एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, उनको जो फिश फार्मर्स हैं उन तक पहुंचाने का जो स्कीम है वो कौन सी है, जलदीप स्कीम है। सो थ्रू जलदीप स्कीम जो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके बेनिफिट को जो जितने भी फिशरमैन हैं, राइट, उनको उनके जो लिविंग प्लेस है, राइट, जो उनका जो वर्क प्लेस है वहाँ तक उनको उपलब्ध कराना, राइट, चाहे वो राशन कार्ड हो जाएगा, राइट। जैसे इसमें क्या हो जाएगा कि जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, राइट, जिसमें से टेस्ट हो जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रियस फूड हो जाएगा, राइट, टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन, राइट, और एजुकेशनल जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो उनके वर्क प्लेस पर ही अवेलेबल कराना, यही जो जलदीप स्कीम है ये उनको बेसिक जो है बेसिक बेनिफिट्स हैं वो अवेलेबल कराता है ताकि वो इजीली फोकस कर सके फिशरीज पर, राइट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो इसका नाम ही क्या है, फिशरमैन वेलफेयर। तो एक तो जो मध्य प्रदेश में जितने भी फिशरमैन हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है और फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए भी ये कार्य करता है। सो मध्य प्रदेश फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1956 इन भोपाल, राइट। और इसकी ऑब्जेक्टिव आप गैस कर सकते हैं कि फिशरीज को भी डेवलप करना और फिशरमैन को भी। सो वी विल सी द फर्स्ट, पहली तो यही हो जाएगी एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ फिश फार्मिंग इन ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, राइट। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वेदर इट इज़ रिवर, लेक, नाला, पॉन्ड हो जाएगा, उनमें फिशिंग की जो है पॉसिबिलिटी को सर्च करना। और अगर इफ़ देयर इज़ अ फिशिंग पॉसिबिलिटी तो फिर वो अगर वो पब्लिक कोई वाटर बॉडी है तो उसको फिर पट्टे पर जो है फिशरमैन उनको दे देना ताकि वहाँ पर फिशरीज को प्रमोट किया जा सके। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ द फिशरमैन हो जाएगा, राइट। उनको इनकम जो है जनरेट करना और इसके साथ ही उनको हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि उनका स्टेटस इंप्रूव हो सके, राइट। इसके साथ ही इसके कार्य कौन कौन से हो जाएंगे, राइट, जो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको डेवलप करना और वहाँ पर फिशिंग की जो है पॉसिबिलिटी उनको सर्च करना। दूसरा प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, फिश सीड हो जाएगा ताकि जो हाई ईल्ड वैरायटी के जो है सीड्स हैं, फिश सीड्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि जो फिशरमैन है उनको मॉडर्न मेथड ऑफ फिशिंग्स जो है उसके लिए क्या करना है, ट्रेन करना और इसके साथ ही उनको जो मॉडर्न टेक्निक है फिशिंग्स की उसकी स्किल प्रोवाइड करना हो जाएगा। फिर जो है कोऑपरेटिव एसोसिएशंस है, राइट, फिशिंग को भी कोऑपरेटिव एसोसिएशन से जोड़ना ताकि और अच्छे से क्या हो जाए, प्रमोट हो सके। फिर क्या हो जाएगा, प्रमोट फिशरीज हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा और मार्केटिंग। तो इन सब को प्रमोट करना ही इसका क्या है, ये कार्य होता है। इसके साथ ही जो डिपार्टमेंट है, राइट,
इसके अंडर कंट्रोल में यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट हैं जो कि कार्य जिनके निम्नलिखित है। जैसे पहला हो जाएगा फिशरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, नौगांव छतरपुर में हो जाएगा। दूसरा फिश सीड प्रोडक्शन सेंटर, ये पौंडी कहाँ हो जाएगा, मैहर सतना डिस्ट्रिक्ट में है। फिर मत्स्यालय जहाँ पर जो है जितनी भी पॉलिसीज़ है वो इम्प्लीमेंट की जाती भोपाल में। और रिसर्च यूनिट कहाँ पर हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश फिशरीज फेडरेशन, और क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिंग, राइट। तो फिशरीज में भी कोऑपरेटिव फिशरीज को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश फिशरीज फेडरेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। और इसके हम और भी समझते हैं। तो जो मध्य प्रदेश स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट था उसको ही रीनेम कर दिया गया है किसमें, मध्य प्रदेश फिशरीज फेडरेशन इन 1999। तो 1999 में मध्य प्रदेश फिशरीज फेडरेशन जो है वो अस्तित्व में आया इन द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट हो जाएगा। और जो मध्य प्रदेश फिशरीज फेडरेशन डिपार्टमेंट है, फेडरेशन है, इट इज़ द अपेक्स बॉडी, क्या है, अपेक्स बॉडी ऑफ द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फिशरीज, राइट। और ये जो फेडरेशन है इसको मध्य प्रदेश के जो 22 लार्ज रिजर्वर्स हैं और जो 5 फिश सीड सेंटर्स हैं ये इनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं ताकि ये फिशरीज़ को भी प्रमोट कर सकें, राइट, फिशरीज़ को प्रमोट कर सकें और इसके साथ ही ये मार्केट को भी क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, राइट। अब ये जो फेडरेशन है ये कोऑपरेटिव फिशिंग को प्रमोट करता है। जो जितने भी फिशरमैन्स होते हैं या फिश फार्मर्स होते हैं उनमें कोऑपरेटिव फिशिंग को प्रमोट करता है। इसके साथ ही ये जो 2000 हेक्टेयर से बड़ी जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी ये क्या करता है, मैनेज करता है, राइट। इसके साथ ही जो फिशरमैन के वेलफेयर से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको क्या कराता है, ये इम्प्लीमेंट कराता है। इसके साथ ही क्रिएटिंग अ प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम ऑफ क्या हो जाएगा, फिश फॉर फिशिंग या फिश मार्केट को डेवलप करता है। इसके साथ ही जो कंडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, फिश एक्टिविटीज़ इन द रिजर्वर्स थ्रू द मेंबर्स ऑफ फिशिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो फिशिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी हेल्प से ही जो बड़े बड़े रिजर्वर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं उनमें प्रमोट कर सकता है, राइट। और ये जो है फिश और फिश सीड प्रोडक्शन जो है एक्टिविटीज़ हैं इनको भी ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक we have studied issues and challenges of fisheries in Madhya Pradesh in very comprehensive way. In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.